नमस्कार साथियों, मैं शिकवार सर एक बार पुनः आपका उदयपुर के सिजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं। साथियों स्वागत करना। बिल्कुल साथियों, आपको ये अच्छे से पता है कि सिजी स्टडी सेंटर जो उदयपुर में है, जहां पर मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का दौर निरंतर चलायमान है। जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो मेरे विद्यार्थी है, उनके लिए आज मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 23 में कुछ महत्वपूर्ण और मानक प्रश्न लेकर आए हूं, जो अप्लाइड क्वेश्चन पर भी आधारित रहेंगे प्रश्न, और व्यवहारात्मक पर भी रहेंगे और सैद्धांतिक प्रक्रिया पर भी रहेंगे। तो चलिएगा मेरे साथ मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 23 में। पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा। किंडरगार्टन विधि के महत्वपूर्ण गुण से इस विधि का मुख्य महत्वपूर्णता क्या है? कहने का तात्पर्य है किंडरगार्टन जो मेथड है उसका महत्वपूर्ण जो गुण है वो है क्या? क्या समीपता द्वारा सीखना है, सोच द्वारा सीखना है, या निरीक्षण के द्वारा सीखना है, खेल एवं करके सीखना है? देखिए, किंडरगार्टन विधि जो कि महत्वपूर्ण गुण से संबंधित कौन सा उसका महत्वपूर्ण गुण है और इस विधि का महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? समीपता द्वारा सीखना ये इस विधि का गुण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समीपता का जो संबंध है साथियों, ये आपके गुथरी के सिद्धांत से है। किससे है समीपता का संबंध? गुथरी के सिद्धांत से है। और इस गुथरी ने ही उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में समीपता को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। सोच के द्वारा सीखने की भी आप बात सोचते हो तो यह भी गलत होगा, क्योंकि इसका संबंध कोहलर के सिद्धांत से। किससे है? कोहलर का सिद्धांत है, और जो कि अंतर्दृष्टि को महत्वपूर्ण स्थान देता है। यदि आप सोचते हो निरीक्षण करके सीखना, तो ये जो निरीक्षण करके सीखना है ये अवलोकन विधि है। कौन सी है साथियों? अवलोकन विधि है। तो इसमें भी किंडरगार्टन में अवलोकन का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। तो आप समझ गए होंगे डी विकल्प क्यों सही हो रहा है। पहले तो हम बात करते हैं इस किंडरगार्टन को लेकर। देखिएगा, शब्द मैं यहां लिखा हूं वापिस, किंडरगार्टन। देखिए आप, किंडरगार्टन विधि देने वाला जो व्यक्ति था वो फ्रोबेल था। कौन था? फ्रोबेल था। किंडर का अर्थ क्या होता है? बालो उद्यान होता है। इस किंडर का पर्टिकुलर अर्थ क्या है? बालो उद्यान, अर्थात बालकों का बगीचा है। क्या है? बालकों का बगीचा। जिस तरह से एक माली किसी बगीचे में पौधों को सींचता है, उसी तरह एक शिक्षक विद्यालय में बालक रूपी पौधों को सींचता है। तो जब किंडरगार्टन में बालकों को यदि सिखाना है तो फ्रोबेल कहता है खेल को महत्व दिया जाए। किसको महत्व दिया जाए? खेल को महत्व दिया जाए। तो बिल्कुल यह शब्द क्या आया? खेल। और उसको स्वतंत्र करके, प्रेरित करके सिखाया जाए, करके सिखाया जाए। तो दूसरा तत्व क्या आ गया? करके। तो बिल्कुल डी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों का विकास करने वाली विधि कौन सी है? विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों को विकसित करने वाली विधि कौन सी है? क्या व्याख्यान विधि है, समस्या समाधान विधि है, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि है, या सभी है? हर विकल्प पर चर्चा कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। देखिए, विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों को विकसित करने वाली विधि कौन सी है? सामाजिक गुणों का विकास कर सके। व्याख्यान विधि जो कि लेक्चर मेथड है, यह केवल शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक केंद्रित है। एक बात सोचिएगा, जब कोई विधि शिक्षक केंद्रित होगी तो क्या बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होगा? नहीं होगा। तो यह पहला ही विकल्प क्या हो गया? गलत। फिर यदि हम बात करते हैं समस्या समाधान, बच्चे को समस्या दे दी, अब वो उसको हल करे,
तो क्या समस्या समाधान जो विधि है वो क्या सामाजिक गुणों का विकास करेगी? क्योंकि बच्चा जब समस्या में उलझ जाएगा तो सामाजिक गुणों का विकास कैसे होगा? तो बिल्कुल समस्या समाधान विधि जो अंतर्दृष्टि पर आधारित है। किस पर आधारित है साथियों? अंतर्दृष्टि पर आधारित है और एक तरह से ये पूर्णवाद को महत्व देती है, पूर्णता को महत्व देती है। तो देखिएगा बिल्कुल ये सामाजिक गुणों को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं करती। अगली तीसरा जो विकल्प है वो समाजीकृत अभिव्यक्ति है। देखिएगा समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि को समाज मिति भी पद्धति भी कह सकते हैं, सामाजिक गुणों पर आधारित है। इसमें शब्द ही लिखा हुआ समाजीकृत, ये वो विधि है जो बालकों में सामाजिक गुणों का विकास कर सकती है। तो बिल्कुल जब बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होगा तो नेचुरल है वो अपनी संस्कृति को भी समझेगा, अपने समाज को भी समझेगा, अपनी सभ्यताओं का भी क्या करेगा, उसको भान होगा। तो सी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही है और डी होगा नहीं। तो यहां यही तो पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी में सामाजिक गुणों को विकास करने वाली जो विधि है वो कौन सी है? समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां संकेत करती है। ध्यान से पढ़िएगा। प्राय यानी अधिकतर विद्यार्थी कोई गलती करता है तो उसकी गलतियां किस ओर संकेत करती है? देखिए वे कैसे सीखते हैं। शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर की ओर संकेत करती है या यांत्रिक अभ्यास की ओर या सीखने की अनुपस्थिति की ओर? देखिए प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां संकेत करती है। यदि कोई विद्यार्थी गलती करता है, क्या वो उसकी गलती ये बताती है कि वो कैसे सीखते हैं? यदि वो सीखने का प्रयास करता है तो वो त्रुटि जो है वो ये नहीं बताती वो कैसे सीखते हैं। तो देखिएगा पहला विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। क्या विद्यार्थी की त्रुटि ये बताती है कि शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर, यदि वो अच्छा सीख रहा तो सामाजिक स्तर का तो उसका बढ़ावा हो रहा है, तो गलती इस चीज को नहीं बताती है। तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। यांत्रिक अभ्यास, देखो यंत्र यदि वो सीख रहा तो गलती तो कर ही नहीं रहा, तो ये भी विकल्प होगा नहीं, क्योंकि यांत्रिक अभ्यास व्यवहारवाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? व्यवहारवाद पर आधारित है। तो 3 विकल्प क्या हो गए साथियों? गलत हो गए। तो राइट आंसर क्या होगा? सीखने की अनुपस्थिति। यदि कोई विद्यार्थी गलती कर रहा है तो इसका कारण है या तो वो विद्यार्थी जब शिक्षक पढ़ा रहा था उस कक्षा के दरमियान वो अनुपस्थित रहा या उस दरमियान वो एब्सेंट रहा, इस वजह से अब वो प्रयास कर रहा है तो प्रयास में गलतियां कर रहा है। तो बिल्कुल व्यवहार पर आधारित है ये। डी विकल्प क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही जबरदस्त है, देखते हैं आप उत्तर दे पाते हो या नहीं। मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार का, आत्मा का, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है या आदतों का अध्ययन है? बहुत ही दिमाग पर जोर डालकर उत्तर तक आप पहुंच सकते हो। मनोविज्ञान अध्ययन है। देखिए आप जब भी बात करते हो मनोविज्ञान तो आप तुरंत क्या कहते हो? व्यवहार। तो आप ये सोच रहे हैं ये आंसर क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल क्या सही नहीं, गलत। क्योंकि मनोविज्ञान अध्ययन तो करता है लेकिन किसका करता है? मानव व्यवहार का। वो भी कैसा? वैज्ञानिक अध्ययन करता है। कैसा करता है? वैज्ञानिक अध्ययन करता है मनोविज्ञान। तो देखिएगा ये लाइन कहीं मिलती है, बिल्कुल मिलती है सी विकल्प में। तो व्यवहार का क्या करता है? वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इस वजह से विकल्प क्या है? सही है। साइकोलॉजी का अर्थ क्या? आत्मा। साइकोलॉजी का अर्थ क्या हो गया? पर्टिकुलर। साइकोलॉजी का अर्थ क्या? आत्मा है। तो ये विकल्प क्या हो गया? गलत।
आदत जो हैबिट है ये इससे संबंधित है ही नहीं, तो बिल्कुल आपका सी विकल्प क्या होगा, सही है। मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मार्मिक है, आपको लग रहा है कोई बड़ा क्वेश्चन है। यदि आप इसका उत्तर गलत देते हो तो ये मान के चलिएगा, यदि आपने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पढ़ा और इस विकल्प को या इस क्वेश्चन को यदि आप गलत कर रहे हो तो ये मान के चलिएगा आपकी तैयारी का स्तर निम्न कोटि का होगा। ये किसी भी सूरत में गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रश्न को वापस पढ़ रहा हूं। बालकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो ये नियम लागू किया गया उसमें किस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है। नंबर 1, शिक्षकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने पर, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करने पर, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर या एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करने पर। क्वेश्चन को वापस सुनिएगा। बालकों को जो निःशुल्क और मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 जो दिया गया है साथियों, उसमें किस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है। सवाल क्या पूछ रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। देखिएगा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में शिक्षकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाए इस बात पर तो ध्यान दिया है, क्योंकि सेवाकालीन सेवापूर्ण जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग वगैरह सब चीजों को ध्यान दिया है। तो ये विकल्प तो क्या है, सही नहीं होगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। ये तो सही है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में यह बात कही गई सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, चाहे वो बच्चा घुमंतुक बालक है उसको प्रवेश अवश्य दिया जाए। तो ये तो ध्यान देने वाली बात थी, इसमें तो ये विकल्प भी सही है। यहां पर क्या पूछा, नहीं दिया, तो इसमें यह उत्तर नहीं है। फिर यदि अपन बात करते हैं एकेडमिक शिक्षा की, तो इसको भी ध्यान दिया गया, ये भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है, तो ये भी गलत है। लेकिन जिस बात पर ध्यान नहीं दिया वो है 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये कहता है 6 से 14 वर्ष के बालक व बालिका को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, अनिवार्य शिक्षा दी जाए ये बात कही गई। और यहां तो ये कह रहा है 14 वर्ष के बाद की शिक्षा को, तो ऐसा कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं था, इसलिए सी विकल्प क्या हो रहा है, यहां सही हो रहा, बाकी के विकल्प क्या हो रहे, गलत है। हालांकि यह बात जरूर है, जो निःशक्त है उसकी आयु वर्ग में थोड़ा सा कुछ प्रावधान जरूर रखा गया, वहां थोड़ा सा चेंजेज मिलेगा आयु वर्ग के अंतर्गत। वहां 6 से 14 की बजाय 6 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को भी निःशुल्क शिक्षा के अंदर माना जाएगा। लेकिन वो कहां माना जाएगा, जो निःशक्त है, जो विकलांग है, या जो अन्य चीजों में उसकी कमी है, उसके लिए थोड़ा सा संशोधन जरूर किया। बाकी 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाने की प्रावधान रखा गया। तो 14 वर्ष के बाद का विकल्प उस समय नहीं ध्यान दिया गया इस चीज पर, तो यह सी विकल्प क्यों गलत हुआ, इसका कारण सहित मैंने प्रस्तुत किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, गेस्टोलवादी मूल से थे। गेस्टोलवादी कहां के रहने वाले थे। यदि हम गेस्टोलवाद की बात करते हैं तो ये कहां के थे। देखिए, गेस्टोलवादी क्या रूसी थे, जर्मनी थे, अमेरिका के थे या फ्रांसीसी थे। गेस्टोलवाद की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल ये मान के चलिएगा, रूसी कौन था, रूसी तो पावलो था। कौन सा था, पावलो रूसी मनोवैज्ञानिक था, जिसे अनुमंडन का जनक कहा गया। अनुमंडन का क्या कहा गया, जनक कहा गया। और
1904 में नोबेल पुरस्कार इसे मिला है। नोबेल पुरस्कार विजेता था, पुरस्कार प्राप्त करता था। तो गेस्टोलवादी रूसी नहीं थे, रूसी तो पावलो था। फिर यदि आप सोचते हो क्या गेस्टोलवाद फ्रांसीसी थे, एक ऊपर हो गया एक नीचे भी देखते हैं, तो फ्रांसीसी जो था वो गाल्टन था। फ्रांसीसी विद्वान कौन था? गाल्टन था। इसके अलावा फ्रांसीसी की यदि बात करें तो बीने का नाम भी प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। अमेरिका की यदि बात करें तो यह विकल्प भी नहीं होगा, क्योंकि ये थॉर्नडाइक था अमेरिका का रहने वाला, और विलियम जेम्स भी इससे संबंधित है। इसके अलावा और यदि हम बात करते हैं तो गेस्टोलवादी कहां के थे? बी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि जर्मनी में गेस्टो संप्रदाय का उदय हुआ था। गेस्टो संप्रदाय का क्या हुआ? उदय हुआ था। और कब हुआ था? 1920 के आसपास बताया जा रहा। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे गेस्टोलवादी कौन थे? जर्मन थे। और गेस्टोलवाद में कौन कौन आते? गेस्टोलवाद के अंदर एक तो नाम आता मैक्स वर्दीमर का। मैथमेटिक्स लेकर वर्दी पहन के मर गया था, इसलिए नाम क्या पड़ गया? मैक्स वर्दीमर। याद करने के लिए ऐसा है नहीं। दूसरा एक नाम आता कोलर का। किसका आता साथियों? कोलर का। एक नाम आता कोफ का। ये तीन ऐसे व्यक्ति थे जो गेस्टोलवाद को विशेष महत्व देते थे। तो आप समझ गए होंगे आखिर गेस्टोलवादी जो थे वो कौन थे? वो जर्मन थे। तो बी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए। सीखने में क्लासिकल कंडीशनिंग, बहुत ही जबरदस्त पर्सन आया है। सीखने में क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत का संबंध हो सकता है किससे? पावलोव से होगा, स्किनर से होगा, गुथरी से होगा या हल से होगा। देखिएगा सीखने में क्लासिकल थ्योरी किसने दी? तो हम क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो हल ने जो थ्योरी दी थी साथियों, हल ने क्या दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत। तो यह विकल्प क्या हो गया? यह गलत हो गया। गुथरी की यदि बात करें तो यह भी गलत है। क्यों? गुथरी ने समीपता अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। तो यह भी क्या हो गया? गलत। स्किनर की यदि बात करें कि शायद स्किनर ने क्लासिकल थ्योरी दी होगी, तो यह विकल्प भी गलत है, क्योंकि स्किनर ने जो दी थी वो थी क्या दी? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी का सिद्धांत। तो अब सोचिएगा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी साथियों? पावलोव ने दी 1904 में, जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन भी कहते हैं। तो ए विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। आखिर पावलोव के सिद्धांत को क्लासिकल थ्योरी का सिद्धांत भी कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अलावा इसी पावलोव के सिद्धांत को परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर विकल्प पर यदि आप चर्चा करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे? क्लियर, और आपके उत्तर भी क्या हो जाएंगे? सही। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 काफी दमदार है और मजेदार है। देखिए कितना दमदार है। स्मार्ट एज और स्फूर्ति काल किस अवस्था से संबंधित है? सोचिएगा आप कौन सी अवस्था में थे जब बहुत स्मार्ट थे? आप तो सोच रहे होंगे सर स्मार्ट तो आज भी हम हैं। देखते हैं स्मार्ट एज और स्फूर्ति का जो काल होता है साथियों, वो होता है क्या सभी? नहीं। कौन सा होगा? बिल्कुल गलत है। किशोरावस्था। ये तो तूफान का काल है। तूफान का काल या मित्रता का काल या संवेग के प्रबलन का काल
का काल या वीर पूजा का काल या बसंत ऋतु का काल, बसंत ऋतु का काल। तो अब ये सोचिएगा किशोरावस्था तो इतना हो गया, तो शेषावस्था होगी? नहीं होगी। शेषावस्था तो क्या है? खिलौने की आयु है, खिलौने की आयु। सीखने का आदर्श काल है, सीखने का आदर्श काल है। तो अब आप सोच लें आखिर विकल्प कौन सा सही होने वाला है। बाल्यावस्था स्मार्ट एज मानी जाती है। इसके अलावा बाल्यावस्था को संचय काल भी कहते हैं, संग्रह का काल भी कहते हैं, औपचारिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं, शिक्षा की प्राथमिकता का काल भी कहा गया। इसके अलावा बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा गया है। तो ए विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही जबरदस्त है। संधि काल का संबंध है। देखिए, यदि विकास की अवस्थाओं को आपने बहुत ही गहराई से पढ़ा है तो आप उत्तर दे सकोगे, और नहीं पढ़ा है तो आपको चारों ही अवस्था लगेगी सही यह संधि काल हो सकता है। चर्चा करते हैं हर विकल्प पर। देखिए, संधि काल की यदि हम बात करें तो शेषावस्था को संधि काल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसे तो मूल प्रवृत्ति का काल कहा गया है। मूल प्रवृत्ति का काल, इसे तो संवेदनाओं का काल कहा गया, संवेदनाओं का काल। ये तो प्रारंभिक है, संधि कहां हो गई? तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बाल्यावस्था यदि आप सोचते हो संधि काल हो सकता है तो ये आपसे बड़ा विद्वान, या फिर मैं क्या कहूं, उत्तर क्या हो रहा? गलत। इसे मिथ्या परिपक्वता का काल है, मिथ्या परिपक्वता का काल, अर्थात इसे छद्म काल भी कहते हैं। छद्म काल झूठ बोलने के काल है। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है? प्रौढ़ा होगा नहीं। किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य संधि काल कहलाता है। यह क्या कहलाता है? संधि काल, या फिर इसको संक्रमण का काल भी कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे आखिर किशोरावस्था विकल्प क्यों सही हुआ? तो डी विकल्प, ये सी विकल्प क्या हो गया साथियों? बिल्कुल सही हो गया है। तो चलिएगा मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। अब तक आपने आगमन और निगमन विधियों के बारे में पढ़ा। आज आप ये सोच रहे हैं आखिर निगमन विधि का संबंध किससे होगा? क्या सुकरात से होगा, प्लेटो से होगा, अरस्तु से होगा, या मैकेंजी से होगा? देखिएगा, मैकेंजी ने शिक्षा को लेकर परिभाषा दी है, किसी विधि को लेकर परिभाषा नहीं दी। क्या कहता है मैकेंजी? मैकेंजी कहता है शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो अपने जीवन के अनुभव से आगे की ओर बढ़ती है। तो यह विकल्प तो होगा नहीं। निगमन विधि का संबंध अरस्तु से है, इसने भी शिक्षा को लेकर बात की। अरस्तु तो मनोविज्ञान का जनक है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण की बात कहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण क्या है? निर्माण शिक्षा है। यह बात अरस्तु कह रहा है। सुकरात जो प्रश्नोत्तर विधि को लेकर बात कर रहा है, तो आप सोचिएगा विकल्प जो होगा निगमन विधि किससे संबंधित है?
ये आपके प्लेटो से संबंधित है। बी विकल्प क्या हो रहा, सही हो रहा है। और रिपब्लिक में इस निगमन विधि का प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में निगमन विधि के बारे में काफी कुछ चर्चा की है। तो आप समझ गए होंगे आखिर बी विकल्प क्यों सही हो रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे आनंद के साथ पढ़िएगा, धैर्यता के साथ पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही जबरदस्त है। बात कर रहा हूं मैं मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है, इसका समर्थन किसने किया? बिल्कुल फटाफट उत्तर दीजिए, आप लोग मेरे से पढ़े हुए हो और ये आप उत्तर गलत दे ही नहीं सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ कलर चेंज कर लेते हैं। मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। इसका समर्थन किसने किया? देखिएगा, पहला ऑप्शन केलर ने किया है। केलर ही वो व्यक्ति है जिसने यहां तक कह दिया मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। और रेबन, जिसको रायबन भी कहते हैं, इसने भी इस बात को समर्थन दिया, तो ये भी है। और फिर आता एक लुडिस नाम से, और ये व्यक्ति भी, एक तो खेल में लूडो खेलते हो ना, तो ये क्या है? लुडिस है। तो बिल्कुल इस व्यक्ति ने भी इसका समर्थन किया। इसका मतलब डी विकल्प बिल्कुल सही है। ये तीनों ही व्यक्ति थे जिनका ये कहना है या मानना है कि मनोविज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु है। तो डी विकल्प क्या हो गया? सही। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही जबरदस्त है। व्यक्तिक मनोविज्ञान पुस्तक के रचनाकार है। एडलर है, अरस्तु है, गाल्टन है या ओलपोर्ट है। व्यक्तिक मनोविज्ञान की भी हम बात करें तो इस पुस्तक के रचनाकार ओलपोर्ट तो होगा नहीं, अरस्तु भी होगा नहीं। तब आप सोच रहे हैं कि व्यक्तिक मनोविज्ञान गाल्टन ने लिखी होगी। व्यक्तिक मनोविज्ञान को लेकर गाल्टन ने उल्लेख जरूर किया, लेकिन इस पुस्तक के राइटर कौन है? ए विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। तो व्यक्तिक मनोविज्ञान पुस्तक के रचनाकार कौन हो गए? एडलर नाम का व्यक्ति था जिसने इसके बारे में लिखा है। हालांकि गाल्टन ने भी उल्लेख किया है। दोनों जब ऑप्शन में हो तब आपका पहला आंसर क्या होगा? एडलर। यदि एडलर ऑप्शन में नहीं हो साथियों तो आपका आंसर क्या हो सकता? गाल्टन। तो चलिए अगले विकल्प की या अगले क्वेश्चन की ओर। रोसा शाही धब्बा परीक्षण है। इंक ब्लॉक टेस्ट, रोसा शाही धब्बा, आईबीटी टेस्ट जिसे कहते हैं, ये कौन सा है? देखिएगा, प्रक्षेपण में से यह सवाल पूछा गया है, प्रक्षेपण विधि, और ये व्यक्तित्व मापन की विधियों से ही सवाल आ रहा है। व्यक्तित्व मापन की विधियां 3 है: प्रक्षेपण विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और आत्मनिष्ठ विधि। तो प्रक्षेपण विधि की यदि अपन बात करें तो उसमें कौन से परीक्षण आते हैं? टीएटी आते हैं, सीएटी आते हैं, आईबीटी आते हैं, एससीटी आते हैं और एसएटी भी आते हैं, रचना विधि भी आती है और शब्द साहचर्य विधि भी आती है, अभिव्यक्ति विधि भी आती है, बहुत सारी है। तो यहां पर ये आईबीटी टेस्ट ही तो पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल कौन सी विधि से आ रहा है? प्रक्षेपण। तो व्यक्तिगत होगा नहीं, वस्तुनिष्ठ होगा नहीं, अप्रक्षेपी भी नहीं होगा, केवल क्या होगा? तो आईबीटी टेस्ट जो कि हर्बन रोसा के द्वारा 1921 में दिया गया, और ये एकमात्र यदि देखा जाए जो व्यक्तिगत परीक्षणों के अंतर्गत आता है, और इसमें लगभग 10 कार्ड होते हैं। 5 कार्डों पर काले और सफेद स्याही के डब्बे होते हैं। 5 जो शेष कार्ड होते हैं विभिन्न रंग की स्याही के डब्बे होते हैं। कार्ड दिखाकर बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो बिल्कुल हर्बन रोसा का स्याही डब्बा परीक्षण प्रक्षेपण पद्धति में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
आत्म चेतना का संबंध किससे है साथियों? क्या होता है आत्म चेतना? देखिए, आत्म चेतना का संबंध किससे है? यदि आप उत्तर देते हो सभी तो ये तो गलती है आपका, मान के चलिएगा। यदि आप कहते हो शेषावस्था तो ये भी विकल्प गलत है, क्योंकि शेषावस्था तो आत्म प्रेम की अवस्था है, आत्म प्रेम की अवस्था है। ये क्या है? आत्म प्रेम की अवस्था है। यदि आप सोचते हो बाल्यावस्था तो ये भी गलत है, ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि ये तो संग्रह काल है, संग्रह काल। यदि आप उत्तर देते हो किशोरावस्था तो इसे ही हम आत्म चेतना का काल या फिर इसे हम स्वाभिमान का काल भी कहते हैं। हम क्या हैं इस चीज का किशोरों को पता होता है, इसीलिए किशोरावस्था को आत्म चेतना का काल भी कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन, कौन सी स्क्रीन? मोबाइल की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? निकट से दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार का होता है? बात हो रही निकट से दूर के सिद्धांतों को लेकर। निकट से दूर का जो सिद्धांत है उसमें आखिर विकास कैसे होता है? बिल्कुल यहां सवाल पूछा गया है, विकास के सिद्धांतों से यह सवाल पूछा जा रहा है, और विकास के सिद्धांतों में ही अगर हम बात करें तो विकास की दिशा का सिद्धांत से यह सवाल आ रहा है कि विकास एक निश्चित दिशा में हो रहा है। कौन सा पूछा जा रहा है? विकास की दिशा का सिद्धांत में से यह सवाल आ रहा है। सिद्धांत देखिएगा, विकास की दिशा के सिद्धांत की यदि मैं बात करता हूं, इस सिद्धांत का अर्थ क्या है कि बच्चे का जन्म चाहे अमेरिका में हो या भारत में हो, विकास सदैव एक निश्चित दिशा में होता है। विकास क्या होता है? विकास सदैव निश्चित दिशा में होता है साथियों। निश्चित दिशा में होता है। ये जो निश्चित दिशा में होता है, सही को चेंज करते हैं कलर को, उसे हम क्या कहते हैं? सिर से पैर की दिशा की ओर मानते हैं। सिर से पैर की दिशा, और इसे सिर से पैर की दिशा की ओर का एक नाम क्या है? इसे हम मस्तबोधमुखी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मस्तबोधमुखी कहते हैं। इस मस्तबोधमुखी का अर्थ भी क्या? सिर से पैर की दिशा की ओर, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं केंद्र से परिधि की ओर भी कह सकते हैं। इसी परिधि को सिरों की ओर भी मानते हैं, केंद्र से सिरों की ओर। तो सोचिए, अब आप उत्तर तक पहुंच गए होंगे। विकास क्या ऊपर से नीचे की ओर होता है? नहीं। नीचे से ऊपर की ओर होता है? नहीं। दोनों बराबर ओर होता है? नहीं। केंद्र से सिरों की ओर होता है। डी विकल्प क्या हो रहा है? सही। देखो साथियों, मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी अगर यूट्यूब पे देखो तो भरमार मिलेगी, लेकिन एक मानक प्रश्नोत्तरी का चयन विद्यार्थी को जीवन में सफल बनाता है। यदि मैं इसकी बात करूं तो संभवतया उदयपुर का सृजी स्टडी सेंटर ही ऐसा है जहां हर प्रश्न के हर विकल्प पर चर्चा होती है। किससे? डायरेक्ट कैमरे पर, फेस टू फेस। आपने देखा होगा, मैं किसी चीज का कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यदि प्रश्न पढ़ा रहे हो, बच्चे के हर विकल्प पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे उसकी कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक शिक्षक को निर्वहन करना चाहिए। यानी कि आधुनिक रूप में यदि हम शिक्षण की संकल्पना करें तो एक टीचर होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? दार्शनिक विचारधारा रखे, मित्रता का व्यवहार रखे, अनुदेशक की भूमिका निभाए, या कार्य की सहभागी बने। देखिएगा,
शिक्षण की आधुनिक संकल्पना की यदि बात करें तो एक शिक्षक के रूप में हमें दार्शनिक विचारधारा तो नहीं रखनी चाहिए। दार्शनिक, क्योंकि दर्शन ये कहता है मैं कह रहा हूं वो भी सत्य है, आप कह रहे हो जो भी सत्य है, तो मिथ्या क्या, जगत मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। तो दार्शनिक विचारधारा से बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। और मित्रता का यदि भाव रखोगे तो बच्चा आपकी बात सुने या ना भी सुने, तो ये होगा नहीं। और कंप्यूटर की तरह अनुदेशक रहोगे आप, बार बार उसे कहोगे, तब भी वो आपको नजरअंदाज करेगा। अपितु आप तो उन विद्यार्थियों के कार्य में सहभागी बने। यदि आप पढ़ा रहे हो तो उनके साथ अंत्य क्रिया के माध्यम से पढ़ाए। यदि वो कोई कार्य करवा रहे हो तो आप खुद करें, तो बच्चा भी उस कार्य को करेगा। तो डी विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही हुआ। क्यों होगा, हर बिंदु पर चर्चा की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए। शब्द आया पर्णोद और हास के सिद्धांत को लेकर। ये पर्णोद और हास का सिद्धांत क्या है, इस पर्णोद को हम, पर्णोद और हास के सिद्धांत को हम चालक का सिद्धांत भी कहते हैं। चालक का सिद्धांत भी देखिएगा, यह सिद्धांत कब दिया, 1915 में दिया। किसने दिया था, क्लार्क लियोनार्ड हल ने दिया। तो उत्तर डायरेक्ट समझ में आ गए होगा कौन है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। जॉन डीवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है, तो ये होगा नहीं। हार्लोक ने यदि बात करें तो इसने शिक्षा को ये कहा है, जैसे ही बालक विद्यालय में प्रवेश करता है तो विद्यालय परिवार का स्थान ग्रहण करते हैं और विद्यालय के शिक्षक माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं, तो ये विकल्प भी होगा नहीं। अरस्तु मनोविज्ञान का जनक है, तो ये भी होगा नहीं। तो समझ गए होंगे आखिर विकल्प क्या है, ए बिल्कुल सही माना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह रहा। विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर किसने किए, भूल पर प्रयोग करने वाला ऐसा कौन सा शख्स था जिसने स्वयं पर ही प्रयोग किए। क्या हल था, स्किनर था, एबिगास था या केटर था। देखिएगा, विस्मरण के प्रयोग में हल का योगदान नहीं है। हल तो केवल सुव्यवस्थितता को लेकर बात करता है। स्किनर है जो क्रिया प्रस्तुत को लेकर बात करता है, यह भी अपने स्वयं पर प्रयोग को लेकर कोई चर्चा नहीं कर रहा। केटल है क्षेत्रवाद को लेकर बात करता है, यह भी नहीं है। तो बचा कौन, एबिगास वो शख्सियत है जिसने साथियों विस्मरण के प्रयोग में स्वयं पर कुछ प्रयोग किए, उसके आधार पर बाद में इसने कई तरह की सीखने में चर्चाओं का योगदान दिया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत ही जबरदस्त है और यह क्वेश्चन अधिगम के अंतरण से, स्थानांतरण से पूछा हुआ है। देखिएगा, सीखने की अवधि में पठार साधारणतया कुछ दिन, कुछ सप्ताह और कुछ महीनों तक रहता है। देखिएगा, अधिगम का पठार से सवाल पूछा गया है। पठार, और पठार का संबंध किससे होता है, अंतरण से ही होता है। किससे होता है, अंतरण से ही होता है। आखिर यह कथन किसका है कि सीखने की अवधि में जो अधिगम का जो पठार है, पठार मतलब कठिनाई, कठिनाई। तो सीखने में कठिनाई कुछ दिन, कुछ सप्ताह और कुछ महीने तक ही रहती है, बाद में वो गायब हो जाती है। यह कथन किसका रहा है, तो देखिएगा, क्रो कहता है 20वीं शताब्दी तो बालकों की शताब्दी है, बालकों की शताब्दी। इसके अलावा क्रो कहता आदत, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन क्या, अधिगम है। तो ये दो कथन का ये विकल्प है नहीं। स्किनर
क्या कहता है, व्यवहार में उत्तरोत्तर समन्वय की प्रक्रिया अधिगम है। तो क्या कहता है, व्यवहार में उत्तरोत्तर समन्वय की प्रक्रिया, समन्वय की प्रक्रिया क्या है, अधिगम है। तो ये कथन भी होगा नहीं। मैगडुलकर ने अभिप्रेरणा को लेकर एक बात कही कि अभिप्रेरणा व शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो बालक को सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो ये होगा नहीं। विकल्प क्या बचा, बी विकल्प बचा, वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सोरेनसन ही वो व्यक्ति है जिसने अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार स्तंभ भी बताया। ये सोरेनसन वही व्यक्ति है साथियों जिसने अधिगम की कठिनाई को लेकर, पठार को लेकर एक कथन कहा कि हम जब भी कोई नई चीज सीखते हैं वो कुछ दिन और कुछ सप्ताह तो कठिन लगती है या कुछ महीनों तक कठिन लग सकती है, सीखने के बाद वो सरल हो जाती है। जब आप बीएड नहीं किए हुए थे, बीएड आपको कठिन लग रही थी, जब आप रिट प्री क्लियर नहीं थे तो रिट आपको कठिन लग रही थी, और जैसे ही आपका रिट में सिलेक्शन होता है तो आप अपने ही मुंह से कहते हो अरे पीटीटी तो बहुत सरल है, 10वीं तो बहुत सरल है, क्योंकि आपने उसको पास कर ली। तो कहने का मतलब अधिगम का जो पठार होता है तो कुछ दिन, कुछ सप्ताह, कुछ महीनों तक ही रहता है। तो ये बात सोरेनसन ने की और बी विकल्प इसलिए ये क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखिए और उत्तर तक पहुंचिए। एनसीएफ 2005 का संबंध है, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005। देखिए इसका संबंध किससे है, क्या टैगोर से है, पीसी व्यास से, मैकेंजी से या गांधी से। देखिए गांधी का संबंध तो सर्वांगीण विकास की शिक्षा से, सर्वांगीण विकास की शिक्षा। तो आप सोच रहे होंगे डी विकल्प तो होगा नहीं। मैकेंजी कहता है शिक्षा सतत प्रक्रिया, तो ये भी होगा नहीं। पीसी व्यास एनसीएफ 2011 के अध्यक्ष थे पीसी व्यास, तो ये भी होगा नहीं। तो एनसीएफ 2005 का संबंध है वो टैगोर से है। किससे साथियों, टैगोर से है। क्यों, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक निबंध लिखा था और उस निबंध का नाम था सभ्यता एवं साथ में प्रगति था। इसी निबंध के दस्तावेज से एनसीएफ 2005 के निर्माण को लेकर चर्चा हुई और प्रोफेसर यशपाल जो थे इस एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता की थी, प्रोफेसर यशपाल ने की थी साथियों। तो आप समझ गए होंगे आखिर एनसीएफ 2005 का जो संबंध है वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से रहा है। तो बिल्कुल आपको मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का जो ये निरंतर जो चलायमान है, जो कि आपको उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर निरंतर मिल रही है, जिसके सानिध्य में बिल्कुल आप मेरे से परिचित हैं, सिकवाल सर के सानिध्य में आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा प्रतिदिन मिल रही है। तो बिल्कुल इसका लाभ उठाइएगा और शिक्षक भर्ती में अपना स्थान चयनित करवाइएगा, क्योंकि हमारी सफलता केवल ये है आपका स्कूल भर्ती में, या फिर मैं यूं कहूं शिक्षक भर्ती में, स्कूल में ही तो जाएंगे आप, उसमें आपका क्या हो जाए, चयन हो जाए। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं साथियों, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, या शारीरिक शिक्षक भर्ती के लिए भी ये मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ फिर मैं मुलाकात करूंगा। तब तक साथियों आप अपना ख्याल रखिएगा और निरंतर अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि आपके सपने आपके अपने हैं और आपके अपने आपके सपने हैं। जय हिंद, जय भारत।